Now this is our new lecture on the revision portion. So in this we will see the judicial power and the functions. So judicial power और function अब देखेंगे हम कि पार्लियामेंट के क्या क्या हैं. तो पार्लियामेंट के हैं, पहला इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट करता ही है, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. अब ये बताना है कौन करता है, तो राज्यसभा करता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ में भी पढ़ा था. इट कैन रिकमेंड द रिमूवल ऑफ द जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया टू प्रेसिडेंट. इट कैन पनिश इट्स मेंबर, तो प्रिविलेज को हटाने के लिए मेंबर्स को, और हमने देख लिया कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, तो चीफ इलेक्शन कमीशन वगैरह को हटाने के लिए. ठीक है. फिर इलेक्टोरल पावर्स होते हैं, पार्लियामेंट पार्टिसिपेटेड इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है. इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा इलेक्ट इट स्पीकर डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा इलेक्ट डिप्टी चेयरमैन. तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन यहीं से है. फिर देखो आरपी अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट इनेक्टेड द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन इन 1952, आरपी 1950 1951. तो ये दोनों हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है. अदर पावर फंक्शन सर्व द हाईएस्ट डेलिबरेटिव बॉडी है. ऑल द 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी यही लगाते हैं प्रेसिडेंट के कहने पे, मतलब पार्लियामेंट के थ्रू प्रोसेस होता है पूरा. इट कैन क्रिएट एंड अबॉलिश द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंटर, रिकमेंडेशन अगर स्टेट किए तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं. इट कैन इंक्रीज द डिक्रीज द एरिया ऑफ द बाउंड्री एंड चेंज द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन. बिल्कुल. इट कैन रेगुलेट एंड ऑर्गेनाइज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंड कैन एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर द 2 और मोर स्टेट्स. ठीक है, ये भी सही है. तो कॉमन हाई कोर्ट 2 और मोर स्टेट्स के लिए बन सकती हैं. देन इनफेक्टिवनेस ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जो इनफेक्टिवनेस है पार्लियामेंट्री कंट्रोल की, वी हैव टू सी फर्स्ट. देखो पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया इज मोर थ्योरेटिकल है. ठीक है, नहीं इधर टाइम नॉर एक्सपर्टाइज. सही बात है कि कई एक्सपर्टाइज ही नहीं है पार्लियामेंट में कई लोगों के पास. तो फिर पार्लियामेंट्स फाइनेंशियल कंट्रोल हिंडर होता है, टेक्निकल नेचर का है तो काफ़ी हिंडर्ड है. ठीक है. फिर लेजिस्लेटिव लीडरशिप लाई विद एग्जीक्यूटिव एंड प्लेस सिग्निफिकेंट रोल. तो जो लेजिस्लेटिव मेन जो पोर्शन है, जो चीज़ पॉलिसीज आ रही हैं वो एग्जीक्यूटिव ला रहा है विद द हेल्प ऑफ द मेजॉरिटी. सो मोर और लेस पार्लियामेंट्री कंट्रोल थोड़ा सा इनफेक्टिव हो जाता है. काफ़ी बड़ा साइज़ का पार्लियामेंट है तो ऑब्वियसली इनफेक्टिवनेस आएगी. द मेजॉरिटी सपोर्ट इंजॉय बाय द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव क्रिटिसिज्म. तो वही बात होगी जो पहले डिस्कस करा था पॉइंट. फाइनेंशियल कमेटी लाइक पब्लिक अकाउंट कमेटी ना, ये पोस्टमार्टम टाइप काम करते हैं. तो बेसिकली ना पोस्टमार्टम मीन टू से मतलब कि जैसे अब पैसा जा चुका है, काम हो चुका है, देन उसके बाद में रिव्यू करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ठीक है. फिर द इंक्रीज रिकोर्स टू गिलोटीन लास्ट में इंक्रीज होता जाता है. गिलोटीन का बढ़ना एक प्रोसेस है. फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है ना, रिड्यूस द रोल ऑफ द पार्लियामेंट. अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आ जाएगा तो पार्लियामेंट का रोल कम होगा, बिकॉज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या पढ़ा था हमने कि जो ब्लूप्रिंट होता है वो हमारे मिनिस्टर्स बताएंगे, और मेजरली जो उनकी पॉलिसीज़ हैं डिटेल्ड में वो बनाएंगे हमारे ब्यूरोक्रेट्स और जो कैबिनेट सेक्रेटरीट में बैठते हैं जो. ठीक है. तो कहीं ना कहीं जो मेन पावर अब इनडायरेक्ट मतलब जो पीपल है ना उनके थ्रू बन रहा है, जो कि हमारे लोगों की तरह चुने नहीं जा रहे. तो बेसिकली पार्लियामेंट का रोल कम हो जाता है. ठीक है. द फ्रिक्वेंट प्रोमलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस, तो ऑर्डिनेंस की तो इशू है ही है. पार्लियामेंट्री कंट्रोल स्पोरेडिक जनरल एंड मोस्टली पॉलिटिकल नेचर. तो देखो ये चीज़ आप कहीं पे भी कोट कर सकते हैं. अगर पार्लियामेंट पे कोई क्वेश्चन आता है इनफेक्टिवनेस पे, तो ये आपका बहुत अच्छा हो सकता है. पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज स्पोरेटिक जनरल एंड मोस्टली पॉलिटिकल इन नेचर. तो ठीक है, तो ये चीज़ आप इंट्रो में यूज़ कर सकते हो, बढ़िया लगेगा. देन लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टीडी अपोजिशन, तो ये सब तो हो ही रहा है ना. फिर एथिक्स बिहेवियर वो सब है ना. पोजीशन ऑफ राज्यसभा, देखो राज्यसभा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ही पूछता है कि किस में राज्यसभा आगे है, बराबर है. देखो बराबर किस में, इंट्रोडक्शन ऑर्डनरी बिल में बराबर है, जॉइंट सिटिंग होगी. कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में बराबर है, जॉइंट सिटिंग नहीं होगी. दोनों का मैंडेटरी है 2/3. इंट्रोडक्शन पासेज ऑफ फाइनेंशियल बिल इन्वॉल्विंग द एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल बिल पास होगा, दोनों की मंजूरी से. इलेक्ट एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, दोनों की मंजूरी से. इलेक्ट एंड रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, दोनों की मंजूरी से. राज्यसभा अलोन कैन इनिशिएट द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ही और शी इज रिमूव द रेजोल्यूशन पास बाय लोकसभा बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी एग्रीड बाय द लोकसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी. तो रिमूवल होता है ना जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें अपर हैंड किसको है, राज्यसभा को है ऑब्वियसली. फिर मेकिंग रिकमेंडेशन द प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, ये सब तो बराबर ही हैं. फिर अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस इशू बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है. अप्रूवल ऑफ प्रोमोगेटिव इमरजेंसी भी ठीक है. सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, दोनों हाउस किसी भी हाउस से हो सकते हैं, रिस्पेक्टिव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा. बस ये एक ड्रॉबैक है. कॉस्ट ड्रॉबैक, आई मीन टू से ड्रॉबैक मतलब ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वैसे भी हमारी जो पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी यही आती है कि लोकसभा के प्रति जो भी मेंबर्स हैं मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर वो रिस्पॉन्सिबल है मेनली. ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं, डायरेक्ट इलेक्शन राज्यसभा में. फिर कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाइक फाइनेंस कमीशन, इन सब की जो भी रिपोर्ट्स आती है ना बॉडीज़ की, तो उन दोनों को ना दोनों ही सदन में जाती हैं. ठीक है. फिर एन एलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट एंड यूपीएससी. ठीक है.
जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी है ना जो, उसको एनलार्ज करने के लिए दोनों का रूल है। अनइक्वल स्टेटस क्या है, राज्यसभा इक्वल है, मनी बिल केवल लोकसभा, राज्यसभा कैन नॉट अमेंड रिजेक्ट मनी बिल, 14 दिन में वापस करना होता है, विद अमेंडमेंट कोई ज़रूरी नहीं है इसकी जो बात का एक्सेप्ट की जाए, ठीक है। तो आप फाइनेंशियल बिल नॉट कंटेनिंग सोनली द मैटर ऑफ आर्टिकल कैन ऑल्सो भी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, ठीक है। मतलब एक तो होता है हमारा मनी बिल 110 के अंडर, फाइनेंशियल बिल 110 प्लस समथिंग, तो वो इंट्रोड्यूस लोकसभा में हो सकता है, ये एक इशू है, नॉट इन राज्यसभा, बट विद रिगार्ड टू पासेज बोथ द हाउस पास करेंगे। फाइनेंशियल बिल तो मनी बिल का ही टाइप है, ठीक है। तो फाइनल पावर डिसाइड वेदर पर्टिकुलर मनी बिल तो स्पीकर के पास है, स्पीकर प्रोसीड ओवर जॉइंट सिटिंग है, लोकसभा विद ग्रेटर नंबर विन इन दी जॉइंट सिटिंग है, राज्यसभा ओनली डिस्कस दी बजट है, ठीक है। रेजोल्यूशन डिसकंटिन्यू नेशनल इमरजेंसी लोकसभा में पास होता है, नॉट इन राज्यसभा। तो इमरजेंसी लगाने के लिए दोनों चाहिए, हटाने के लिए लोकसभा। राज्य सभा कैन नॉट रिव्यू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग, नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ है नहीं है। वीटो, यहाँ पे जो वीटो के टूल्स हैं ना, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ या कट मोशन हुआ, तो ये सब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो स्पेशल पावर क्या क्या है, इट कैन ऑथराइज पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ सब्जेक्ट टू स्टेट लिस्ट, 249 आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है। इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज 312। इट कैन अलोन इनिशिएट रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है ना, नॉट बाय लोकसभा आर्टिकल 67। इफ द proclamation issued by the president for imposing national emergency or president rule of financial emergency at a time Lok Sabha has been dissolved or dissolution, the Lok Sabha takes place within the period allowed for its approval, then the proclamation can remain effective if approved by the Rajya Sabha 352, 56 और 60। तो अगर लोकसभा डिजॉल्व है या प्रोरोग्ड है तो उस केस में अगर हमें इमरजेंसी लगानी है तो राज्यसभा को ओनली अप्रूवल चल जाएगा। एनालिसिस तो पॉइंट क्लियर है, राज्यसभा इन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट वीक एज द हाउस ऑफ लॉर्ड इन ब्रिटेन, नॉट स्ट्रॉन्ग एज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सीनेट, तो बीच के हिसाब है। इवन तो राज्यसभा हैज़ बीन गिवन लेस पावर कंपेयर टू लोकसभा, इट्स यूटिलिटी सपोर्टेबल, चेक्स होता है ना हैसी और डिफेक्टिव केयर्स में ना, इट फैसिलिटेड इज गिवन रिप्रेजेंटेटिव टू एमिनेंट प्रोफेशनल्स वगैरह को भी डायरेक्ट आने का मौका मिलता है, और प्रेसिडेंट 12 लोगों को चुनते हैं, मतलब नॉमिनेट करते हैं। फिर देखना इट मेंटेन्स दी फेडरल इक्विलिब्रियम, तो वो होता ही है कि अलग अलग स्टेट से का अनड्यू मतलब स्टेट पर अनड्यू प्रेशर ना आए। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात है तो प्रिविलेजेस मिलते हैं डिग्निटी ओनर्स, मतलब उससे पार्लियामेंट रिलेटेड है। देखो अब यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल सेक्शन है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दोज पर्सन, ठीक है, हु आर एंटाइटल्ड टू स्पीक टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ एनी हाउस, दिस अटॉर्नी जनरल और यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, इनको भी मिलता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। इट मस्ट बी क्लैरिफाइड है द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज डू नॉट एक्सटेंड टू द प्रेसिडेंट हु इज इंटीग्रल पार्ट, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज प्रेसिडेंट को नहीं मिलता है, प्रेसिडेंट को नहीं मिलता है, तो यू नीड टू नो दैट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं, कलेक्टिव प्रिविलेजेस दो तरह के हो गए, एक तो इंडिविजुअल है तो कलेक्टिव, तो कलेक्टिव के अंदर भी देख लेंगे, है ना। तो देखो प्रिविलेजेस बिलोंग टू ईच ऑफ द पार्ट कलेक्टिवली, इट्स राइट टू पब्लिश इफ सपोर्ट डिबेट, है ना, सब सही तरीके से अगर रिपोर्ट पब्लिश करनी हो ना, जो भी सीक्रेट मीटिंग को छोड़ के बाकी जो नॉर्मल मीटिंग है उसकी रिपोर्ट पब्लिश की जा सकती है। एक्सक्लूड स्ट्रेंजर फ्रॉम प्रोसीडिंग्स एंड होल्ड सीक्रेट मीटिंग टू डिस्कस, तो इट कैन एक्सक्लूड कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेंजर को बाहर निकाल सकते हैं, सीक्रेट मीटिंग होल्ड कर सकते हैं। इट कैन मेक रूल टू रेगुलेट हिज ओन प्रोसीजर, है ना, तो कंडक्ट के लिए रूल बना सकते हैं। पनिश द मेंबर आउटसाइड, है ना, एज वेल एज द आउटसाइडर फॉर द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस और द कंटेम्प्ट ऑफ द रेप्रिमेंड, एडमोनिशन और इम्प्रिजनमेंट, ऑल्सो सस्पेंशन एंड एक्सपल्जन केस ऑफ मेंबर, ठीक है। इट इज़ राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन, अरेस्ट डिटेंशन ऑफ द मेंबर, ठीक है। इट इंस्टीट्यूट इंक्वायरी ऑर्डर, अटेंडेंस ऑफ विटनेस एंड रिलेवेंट पेपर्स वगैरह, इन सब की भी बात करेगा। फिर ना द कोर्ट आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर, है ना, नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड और नो कैन बी सर्व्ड विद इन द प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ प्रिसीडिंग ऑफिसर, तो कितना ज़्यादा पावर है। इंडिविजुअल का दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन, 40 डेज बिफोर आफ्टर अरेस्ट नहीं हो सकते, इनके केस सिविल केस, नॉट इन अ क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केस में हो सकते हैं, सिविल केस में नहीं होंगे। अब सिविल केस जो भी सूट्स हैं वगैरह, मतलब ज़मीन से रिलेटेड है किसी भी चीज़ से। दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट, ठीक है। नो मेंबर लायबल टू प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, तो कोर्ट और नहीं जाएगा, प्रोविजन है, ठीक है। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जूरी सर्विस, दे कैन रिफ्यूज टू गिव एविडेंस अपीयर एज अ विटनेस इन द केस पेंडिंग कोर्ट पार्लियामेंट इन सेशन, तो बढ़िया चीज़ है ये उनके लिए। ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस एंड कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, when an individual or the authority disregard or attacks any of the privileges, right or immunity either of the member individually or the house collectively, the offence is termed as the breach of privilege, punishable house. Any act or omission which obstruct the house of parliament as member performance and dignity, contempt of house, तो अगर किसी को परेशान करा तो कंटेम्प्ट हो जाएगा, किसी मेंबर को रोका हिंडर करा, और अगर मतलब जो उन पर अटैक करा है इंडिविजुअल के प्रिविलेजेस वगैरह पे, उसको तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाएगा। ब्रीच ऑफ तो एक दूसरे इंटरचेंजेबल, नॉर्मली ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मे अमाउंट टू द कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, तो ये हो सकता है लाइक कंटेम्प्ट ऑफ हाउस मे ब्रीच ऑफ ऑल्सो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, हाउएवर वाइड एप्लीकेशन, दे हैव कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज
Surely actions which are not breach of privileges but are offense are हाउस अमाउंट टू कंटेम्प्ट। तो मतलब कंटेम्प्ट काफ़ी ब्रॉड टर्म हो गया। फॉर एग्जांपल डिसोबीडियंस ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑर्डर ऑफ द हाउस इज नॉट अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बट पनिश एज द कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। ठीक है, तो इन्होंने एक एग्जांपल भी दे दिया। सोर्सेज ऑफ प्रिविलेजेस देख लेते हैं। ऑरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 105 है, एक्सप्रेसली मेंशन टू प्रिविलेजेस दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग। ठीक है, तो 105 के अंदर दी हुई है। 5 सोर्सेज है ना। पार्लियामेंट टिल नाउ नॉट हैव एनी कोडिफाई द ऑल प्रिविलेजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, वेरियस लॉ रूल विदाउट पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन सबसे जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अभी तक जो भी और निकले हैं वो आए हैं। सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सबसे सोवरेन है। ठीक है, लेकिन अपने आप ऐसा नहीं है, अपने आप पे कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी है ना। कहते हैं देयरफॉर सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज द कार्डिनल फीचर ऑफ ब्रिटिश एबी डाइसी ब्रिटिश। 3 प्रिंसिपल हैं यहाँ पर सोवरेनिटी के। पार्लियामेंट कैन मेक अमेंड है ना, एनालिस्ट सेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट मेक अमेंड वुमेन, तो इन्होंने कहा था एबी डाइसी ने, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। मेंस में द पार्लियामेंट कैन मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बाय सेम द प्रोसीजर ऑर्डिनरी लॉ, इन अदर वर्ड देयर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन है ना। पार्लियामेंट्री लॉ कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड और जुडिशियल बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इन अदर वर्ड देयर इज नो सिस्टम जुडिशियल रिव्यू। द इंडियन only cannot be regarded sovereign body, simple term. There are legal restrictions on the authority and jurisdiction, the factor limiting the sovereignty of Indian parliament written constitution. sovereignty of Indian parliament क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे यहाँ पे रिटन है ना। कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ डिफाइन जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल द 3 बॉडीज, सब कुछ बढ़िया से लिखा हुआ है। रेटिफिकेशन स्टेट विल आल्सो रिक्वायर। ठीक है, फेडरल सिस्टम है, अपने आप पे सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, तो मतलब अल्ट्रा वायर हो जाएगा अगर कोई लॉ उसको तोड़ता है ना। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी एक हो जाती है। देन अब आप देख सकते हो कि सीट्स देख लो, नंबर ऑफ़ सीट्स इन राज्यसभा, नंबर ऑफ़ सीट्स इन लोकसभा। ठीक है, तो अब बस इनका आइडिया ले लो। आंध्रा में 11-25, अरुणाचल में 1-2, असम में 7 और 14, 2 × 2 × 2 × 2 + 1 है। ठीक है, × 2 + 8 है बिहार में। ठीक है, 40 सीट्स हैं लोकसभा में। सबसे ज़्यादा देखो, सबसे कम तो एक दिख रही है, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा में 1 सीट है राज्यसभा में, 2 सीट है लोकसभा में। ठीक है, तो ये तो देखो 5-11 छत्तीसगढ़, 1-2 गोवा, गुजरात 11, 26, 10, 48 है ना। महाराष्ट्र में 19 हैं राज्यसभा में। 80 यूपी में, 31 सीट यहाँ है, 16 वेस्ट बंगाल, 42 यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। और ये टर्म्स हो जाएगा बस, तो लोकसभा के टर्म्स हो गए। तो ये चल रही 17th लोकसभा, 18th के इलेक्शन चल रहे हैं। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, फर्स्ट स्पीकर है ना, तो फर्स्ट जी.वी. मावलंकर थे 1950-1956। अनंत श्याम अय्यंगार 2 बार बने। हुकुम सिंह नील संजीव रेड्डी 1 बार बने। गुरदयाल सिंह धिल्लन 2 बार बने। और बालीराम भगत ये भी बने हैं हमारे। फिर नीलम संजीव रेड्डी आए हैं 2 बार, दूसरी बार होगा 4th टर्म में भी 6th टर्म में भी है ना। के.एस. हेगड़े, बलराम झाकड़ 2 बार बन चुके हैं। जी.एम.सी. बाला योगी भी 2 बार बन चुके हैं। और अब तो ओम बिरला जी, और मतलब ये चीज़ हो जाएगी 17th के। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट 79 में है कि पार्लियामेंट बनना चाहिए। 80th में कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट है। 81st में कंपोजिशन हाउस ऑफ द पीपल है। 82 रजिस्ट्रेशन आफ्टर सेंसस। 83 ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 84 है क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। 85 है 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट प्रोरोगेशन। 86 है रिस्पेक्ट राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस। ठीक है, ये भी आ जाती है। 87 है स्पेशल एड्रेस। 88 राइट ऑफ द मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल हो गया। 89 जगह चेयर एंड डिप्टी चेयर ऑफ द काउंसिल और वेकेशन रेजिग्नेशन रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयर 89। तो अब आप देखना, आपने एक चीज़ नोटिस कर ली कि ये चीज़ें यहाँ कवर हो गई। ठीक है, तो राइट्स ऑफ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल 88 में भी है, आपको पता है। 91 में डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रोसीड है ना। रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफिस में चल रहा है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर 93 पे है, 89 पे है। तो वो 4 का डिफरेंस है। पावर, प्रिविलेजेस, वैकेशन, रिमूवल, ये सब है। सेक्रेटरी ऑफ द पार्लियामेंट 98 है। कंडक्ट हो गया, ये सब है। वैकेशन ऑफ सीट्स इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस 105 में है। प्रोविजन ऑफ एज टू इंट्रोडक्शन ऑफ पासिंग बिल जॉइंट सिटिंग 108 में है। स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट टू मनी बिल 109 में है। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है 110 में। अप्रोप्रिएशन बिल है ना। स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल्स है। रूल ऑफ प्रोसीजर है। लैंग्वेज टू बी यूज है। रेगुलेशन बाय द रूल ऑफ लॉ है। रेस्ट्रिक्शन ऑन दी पार्लियामेंट कोड नॉट इंक्वायर करेगा, तो ये आर्टिकल 122 में 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसर्च। नाउ अगला टॉपिक हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।